नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम पीएम मोदी के मिशन ओडिशा से। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं ओडिशा पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं जहां पर वो मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी के लिए मिशन ओडिशा क्या है? पूर्वोत्तर की चाबी मानी जा रही है। जो वहां पर बीजेपी चाहती है कि उड़ीसा, बंगाल, ये दो ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां पर अगर बीजेपी अपनी पहचान या आप कहें कि अपने पैर जमा पाती है तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा वहां पर बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर लोकसभा की सीटें हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। उड़ीसा का एक अहम चेहरा है जो कि केंद्र में नजर आते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा दौरे पर पहुंचे। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है भुवनेश्वर में और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, उन्होंने मंच से उतरकर सीधे जहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनके पास वो जा रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। इसे कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी की यही खूबी है कि वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद लोगों से किस तरह से जुड़ना है उनको बेहद अच्छी तरीके से ये आता है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर अभिवादन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नीचे उतरकर अपने तमाम नेताओं के साथ जा रहे हैं और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों के साथ एक कांटेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है भुवनेश्वर में। आपको बता दें उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की अगर बात करें तो 21 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2014 में हालांकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो वहां पर जिला परिषद और पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बेहतरीन काम करते हुए 800 के करीब सीटें हैं वहां पर जो लोकल बॉडीज में है, उसमें 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की है। मानना पड़ेगा जिस स्टेट में हमेशा राज रहा है कांग्रेस का, उसके बाद बीजू जनता दल का, लेकिन वहां पर आज के टाइम अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर अगर कोई है बीजेपी के पास तो वो बीजेपी ही नजर आ रही है और इसको बहुत बखूबी समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी और बीजेपी भी। तभी आप देखिए तस्वीरें वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से उड़ीसा के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। भले ही वहां पर घेरा है सिक्योरिटी का, लेकिन वो घेरे को तोड़कर जा रहे हैं और लोगों के साथ एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 दिन का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां पर मीटिंग होने वाली है, इसमें इसी पर ही मंथन होगा कि 2019 के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। और जो पूरब के जो स्टेट्स हैं, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की और साथ में बंगाल की, आपको बताएंगे बंगाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से दूसरे नंबर पर रहने की जो अपनी जगह बनाई है, दूसरे नंबर पर आई है, वो भी एक संदेश है बीजेपी के लिए कि बंगाल में भी कहीं ना कहीं जमीन बना रही है पार्टी। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे देखिए तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद उनका काफिला निकला और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी रेंज रोवर गाड़ी में, वो अंदर बैठे नहीं है, वो बाहर ही खड़े होकर आप देख सकते हैं दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। दोनों तरफ देखिए सड़क के दोनों तरफ लोग वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का ये रोड शो हमने वाराणसी में देखा था। प्रधानमंत्री का रोड शो किस तरह से उन्होंने किया था जिस वक्त वहां पर बीजेपी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और अब बारी है उड़ीसा की। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भुवनेश्वर जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं अपनी रेंज रोवर गाड़ी में। प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं दरवाजे पर खड़े होकर वहां पर जो लोग मौजूद है उनका अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। आसपास सिक्योरिटी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा हमने देखा है कि लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए इसी तरह से सिक्योरिटी को उन्होंने थोड़ा हल्का किया या फिर तोड़ के उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर की है जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर पहुंचे हैं 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए। उससे पहले आप देखिए कि दोनों तरफ सिर्फ भाजपा के जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं और बीच में प्रधानमंत्री मोदी अपनी सिक्योरिटी के साथ अपनी गाड़ी में बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो हम तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों से उन्होंने कांटेक्ट बनाने की कोशिश की और साथ ही दूसरी तरफ देखिए जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के लिए बहुत अहम है उड़ीसा और बंगाल। बंगाल में उपचुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, दूसरे नंबर पर रही उपचुनाव में। वहां पर अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस को, सबको उन्होंने पछाड़ दिया, दूसरे नंबर पर आ गई टीएमसी के बाद। और अगर बात करते हैं हम उड़ीसा की तो वहां पर भी जो हाल ही में जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, यानी कि जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं पर नहीं है। मुकाबला अगर वहां पर अब है पॉलिटिकली
तो वो बीजेडी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस कितना है ये हम बात करेंगे आगे इस बारे में। तो तस्वीर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का भुवनेश्वर में रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि वो अपनी गाड़ी में इसी तरह दरवाजे पर खड़े होकर वहां पर जो सड़क के किनारे लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। उड़ीसा में बीजेपी के लिए अगर दरवाजे खुल जाते हैं तो 2019 में बीजेपी जो आंकड़ा देख रही है जीत के लिए, बहुमत के लिए, वो बहुत आसान हो जाएगा। हम चलेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, आप इस वक्त कहां पर हैं और कुछ बताइए कि वहां पर किस तरह का नजारा दिख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों के अंदर क्या है ये भी बताइए। देखिए, एयरपोर्ट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से ठीक सामने की जो सड़क है, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस सड़क पे उनका काफिला आएगा और आगे एक एजी चौराहा है, उस चौराहे से फिर वो लेफ्ट लेंगे तो जो कि राजभवन की तरफ जाता है। फिर वो राजभवन में रुकेंगे और वहां से आगे जनता मैदान, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। और भुवनेश्वर के लिहाज से बात करें, बीजेपी के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पर आज की तस्वीर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गदगद होंगे, क्योंकि आप देखें तो सड़क के किनारे मोदी के स्वागत के लिए अलग अलग जगह पे लोग मौजूद हैं नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करने के लिए। मोदी के लिहाज से बात करें तो उड़ीसा को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, आप इस तथ्य से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2015 में पीएम बनने, 2014 में पीएम बनने के बाद 2015 में वो आए, 2016 में 2 बार आए, फिर 2017 में आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से पॉलिटिकली भी उनके विजन में यह है कि यहाँ पे बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है। और पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें बीजेडी और बीजेपी के बीच बमुश्किल 7 से 10% का मतों का अंतर रह गया था। वैसी स्थिति में बीजेपी अब बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। उसे ये लग रहा है कि नंबर 2 पोजीशन पे वो आ चुकी है और मोदी करिश्मे अपने संगठन और बीजेडी के बीच जो मनमुटाव चल रहा है या नवीन पटनायक की सेहत बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह रही है, ऐसी में उनकी कार्य क्षमता पर भी शायद असर पड़ रहा हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके लिए माहौल है और इस बार की जो कार्यकारिणी हो रही है उसी माहौल को मोमेंटम देने के लिए और उस कार्यकारिणी को मोमेंटम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से स्वागत किया जा रहा है जब एयरपोर्ट से एजी चौराहा की तरफ उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। देवेंद्र, अगर बताएंगे प्रधानमंत्री का जो रोड शो है कितना लंबा होगा, कितना किलोमीटर वो सफर करेंगे रोड शो के दौरान? अगर एयरपोर्ट से राजभवन की अगर बात करें तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है और फिर वहां से अगर जनता मैदान जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वो लगभग 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो कुल स्ट्रेच की अगर बात करें तो 8-8.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसमें लगातार बैरिकेडिंग हर तरफ लगाई गई है सड़क के किनारे और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक उस बैरिकेडिंग के बाहर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्योंकि उड़ीसा की संस्कृति बहुत ज्यादा सांस्कृतिक तौर पर उड़ीसा समृद्ध राज्य माना जाता है, ऐसे में उसकी झलकियां देखने को मिल रही है। सड़क पे भी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भीतर भी, डेकोरेशन में भी, खाने के मेन्यू में भी। जी देवेंद्र, ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है कि जब भी वो कहीं पर जाते हैं तो मंदिर वगैरह दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, बहुत ही मशहूर मंदिर है, क्या प्रधानमंत्री वहां पर भी जाने का कुछ कार्यक्रम है, आज है या फिर कल? जी हाँ, कल ये 2 कार्यक्रम होने हैं। प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा उसमें एक 8:30 बजे 1817 में जो पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, जमींदारों का विद्रोह था वो अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उस स्वतंत्रता संग्राम को लेकर उड़ीसा में बहुत ज्यादा गौरव की बात रहती है। तो उससे जो संबद्ध परिवार थे उस परिवार के लोगों से लगभग 16 परिवार ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राजभवन में होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइट स्टे होगा। उसके बाद 9 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर जाएंगे जहां पर मंदिर में दर्शन करेंगे और कमोबेश 20 से 25 मिनट का समय पीएम मोदी वहां गुजारने वाले हैं। जी, आप जिक्र कर रहे थे 1817 की, जब ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, तो प्रधानमंत्री की फिर से कोशिश होगी कि जो लोग जो लोकल लोग हैं उनके साथ एक तरह से फिर से कनेक्शन बना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं कि जिस भी वो राज्य में जाते हैं वहां के लोगों के साथ बहुत ही आसानी से वो एक संपर्क बना लेते हैं। पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है प्रधानमंत्री का वो बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, और चाहे देश हो या फिर विदेश हो, प्रधानमंत्री की हर जगह हर यात्रा में एक मैसेजिंग की कोशिश होती है, एक कनेक्ट करने की कोशिश है। पीएम की रणनीति की आप बात करें तो वो चौतरफा रणनीति देखती है। एक तरफ उस जगह की जो मान्यताएं परंपराएं हैं उसे छूने की कोशिश करते हैं, अपना संदेश देते हैं और साथ ही साथ बाकी जो चीजें हैं प्रदेश के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, सांस्कृतिक परंपरा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो, उन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और जिसका नतीजा है कि लोग उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और यहाँ भी वो तस्वीरें दिख
देवेंद्र, अगर आपकी वहां पर लोकल लोगों से बात हुई होगी, आम लोगों से बात हुई होगी, काफिला आने वाला है, जी जी, उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी से भी उतरे, लोगों से उन्होंने जाके अभिवादन किया, लोगों से मिले, तो प्रधानमंत्री के बारे में जो आम लोगों से आपकी बातचीत हुई, तो क्या उम्मीद रखते हैं, उनकी क्या चाहते हैं आपके प्रधानमंत्री से, उनकी उम्मीद क्या है? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि यहाँ क्योंकि भाषा की समस्या है, ज्यादातर लोग ओडिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे जानने की कोशिश करते हैं अगर कोई हिंदी जान सके। सर, पीएम से क्या उम्मीद है, क्यों खास लगते हैं आपको मोदी जिनका आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी ने उड़ीसा आने का तो बहुत बात है, तो आने से उड़ीसा का जो राजनीति चलता है बीजेडी और बीजेपी का, बीजेपी का तो थोड़ा सा आएगा अच्छा दिन। आप क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? मोदी आने का उड़ीसा में अच्छा बात है। सर, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में भुवनेश्वर की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है करीब 8 किलोमीटर लंबा होगा। राजभवन होते हुए उस जगह पे पहुंचेंगे, उस मैदान पर पहुंचेंगे जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग अलग अलग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए मौके पर मौजूद है। लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह दिखने को मिल रहा है। उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, 2 दिन वहां रुकेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो करने का जो आयोजन किया है, देखिए कि किस तरह से उसमें हिस्सा लेने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इस रोड शो को देखने के लिए कितनी तादाद में लोग खड़े हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर के इन सड़कों पर दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के झंडे और साथ ही जो तमाम वहां पर लोग नजर आ रहे हैं पारंपरिक वेशभूषाओं में, लोगों के हाथ में फूलों की थाली भी है, फूलों की मालाएं हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकें। और प्रधानमंत्री मोदी भी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिल भी रहे हैं। और इस बारे में हम बात करेंगे कि वहां पर बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसका क्या महत्व है, ये जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब। सिंह साहब, आपका स्वागत है। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में हो रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है और इसका क्या निकल कर आने वाला है, जो हम रणनीति की बात करते हैं बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे? नहीं, देखिए, बड़ा अच्छा देवेंद्र ने अभी जो बताया, एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। हाल में अगर आप देखें तो नवीन पटनायक की शारीरिक क्षमता काफ़ी कम हो गई है जी, और ये हकीकत है कि वहाँ पे एक अजीब सी सोसाइटी है कि अगर आप डिलीवरी ना भी करें, गवर्नेंस में कुछ भी ना करें, तो भी वहां की जनता आपको वोट देती है। नवीन पटनायक का इतने साल से लगातार बने रहना सत्ता में बहुत स्पष्ट है कि उसका रीजन यह है कि बहुत डोसाइल लोग हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती है। नवीन पटनायक बीमार हैं और अभी हाल में अमेरिका जा रहे हैं इलाज के लिए, और उसकी वजह से जो 2-3 लोगों को वो पार्टी चलाने के लिए छोड़ना चाहते थे, उसमें रिफ्ट हो गया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये रिफ्ट क्रिएट करवाया गया है, लेकिन एक शून्यता क्रिएट हो रही है। चूंकि ये शून्यता रहेगी, उसको बीजेपी, ये बहुत सही समय है कि उस शून्यता को भर सके और नवीन पटनायक की पार्टी को वर्चुअली साइडलाइन कर दे और पूरी के पूरे वहां के जनमानस पे कब्जा कर ले। जो कि ये जो आज आप नजारा देख रहे हैं, ये उसके पीछे यही सोच है कि किसी तरह ये जो शून्यता आई है, और पहली बार होगा कि बीजेपी इतने दमखम के साथ भुवनेश्वर में जा रही है। उसका पर्पस सिर्फ यह है कि अगले 2019 के चुनाव तक हम पूरी तरह से इन इलाकों में, नए इलाके हैं, ये पूरब का इलाका है, सुदूर पूरब का, यहां पे ये कब्जा जमा लेंगे तो काफी कुछ उनके हाथ लगेगा मैसेज के टर्म्स में। तो सीधी सी बात है। एक बात जो आप कह रहे हैं कि नवीन पटनायक जो है वो अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि संभाल सके पार्टी को, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है वो 2019 है, लोकसभा है, उसमें तो खैर चेहरा इतना महत्व नहीं रखेगा। क्या उसमें जो मैजिक चलेगा फिर से वो मोदी का ही चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे और साथ में विधानसभा में इसका इस्तेमाल करेंगे? पूरे देश में इस समय अगर मैजिक चल रहा है तो वो मोदी का ही चल रहा है। बाकी हम कुछ भी कहते रहे, वो यूपी देख लीजिए, और जहां पे नुकसान भी हो रहा है वहां पे भी उसके पीछे कारण मोदी के अपने स्टाइल। जैसे बिहार में आप देखें, एक तो लॉजिस्टिकल वो एक्सेलेंस था जो कि नीतीश कुमार और लालू का बना। और सिंह साहब आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, जो हम फेस की बात कर रहे हैं कि फेस कौन होगा, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, अब बताइए कि फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं, क्या प्रधानमंत्री का काफिला वहां तक पहुंचा?
नहीं, अभी तक यहाँ पर लोगों का इंतजार है, क्योंकि आगे हुजूम बहुत ज्यादा था, इसलिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस सड़क की अगर बात करें तो जो कि एयरपोर्ट से ये चौराहा को जोड़ता है, यहाँ पर सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, जो प्रशासन के लोग भी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ क्षणों में ही यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पीछे की तस्वीर को आप देखें तो अभी पीएम इस फ्रेम में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका काफिला एयरपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो ह्यूमन चेन बना हुआ है एयरपोर्ट से जनता मैदान की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और एक बार फिर से अगर आप देखें तो बहुत नजदीक उनका काफिला आ चुका है। हमारे कैमरा पर्सन को कहना चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। अब बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री तो आप देख सकते हैं देवेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से वो जहां जिस स्पॉट पर मौजूद है वहां से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। सिक्योरिटी की जो गाड़ी है आप देख सकते हैं कार से, उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री की गाड़ी है। देवेंद्र आप बताइए आगे की तस्वीरें। जी हाँ, तो आपने देखा कि अब कुछ क्षणों की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह से गुजरेंगे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये चौराहे से ठीक पहले, और पीएम मोदी अपने गेट से बाहर निकलकर लगातार अभिवादन कर रहे हैं लोगों का, हाथ हिलाते हुए लोग उन पर फूल बरसाए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वही चीर परिचित मुस्कुराहट, साथ में साथ सिक्योरिटी मैन उनके साथ लगातार खड़े हैं, क्योंकि उनके लिए एक मशक्कत का काम होता है। इस प्रकार से पीएम मोदी जनता के बीच सीधे जाते हैं और इनका काफिला यहाँ से आगे बढ़ चुका है और एजी चौराहे पे पहुंचा है, जहाँ से लेफ्ट टर्न वो लेंगे और सीधे राजभवन पहुंच जाएंगे। जी देवेंद्र, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आए, उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा, अब कुछ बता भी रहे थे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री से और क्या चाहते हैं कि वो उड़ीसा के लिए करें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रहेगा उन लोगों से जाना। अभी अभी आपने नरेंद्र मोदी को देखा, क्या खास लगा? नवीन पटनायक को आप लोग इतनी बार देखते हैं, प्रधानमंत्री को मोदी देखना क्या खास? मोदी तो मोदी है, वो नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर इन वन। अभी विश्व में वो 1 नंबर पर है। वो आने से उड़ीसा में एक विराट परिवर्तन हो रहा है। हाँ। पिछले जो पंचायत इलेक्शन हुआ, इसी इलेक्शन में हम लोग के ज्यादा बीजेपी में फंक में गया और आगे भी 2019 को भाजपा इधर काम करेगा। आज इस तरह से किसी नेता का इंतजार किया आप लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर उनको देखने के लिए? कभी नहीं देखा था, अभी पहली बार हम देखा है कि लोगों को इतना मोदी आ रहा है, इसीलिए मोदी का जो लहर है अभी उड़ीसा में भी बढ़ रहा है। ठीक है, जो खड़ी है मैडम यहाँ पे, मोदी मोदी हमारे प्रिय, मोदी हमारे प्रिय। क्यों प्रिय, क्यों अच्छा लगता है? काम अच्छा लगता है। तो ये सुना आपने अलग अलग लोगों का अपना अंदाज, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक यहाँ से गुजरे हुए हैं तो जाहिर तौर पर लोग बेहद उत्साहित हैं। और ये वो चीज है जिसको लेकर बीजेडी को, नवीन पटनायक को चिंतित होना चाहिए कि अगर उड़ीसा जैसे राज्य में बीजेपी हाल के वर्षों में अपने प्रयास के द्वारा अगर इस प्रकार का मोमेंटम हासिल करती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 2 सालों बाद जब चुनाव होंगे तो चुनौती किस प्रकार की होगी। क्योंकि बीजेडी और बीजेपी के बीच, बीजेपी के कई लोगों का ये कहना था कि जो 7 से 10 है उसमें हमें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास कैरिस्मेटिक लीडर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के पास संगठन की क्षमता है। पूरे उड़ीसा को उन लोगों ने 999 घंटे में बांट रखा है ताकि जोड़ा जा सके। और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर अगर संतोष कोई होगा तो उसका स्वागत करने में भी बीजेपी विलंब नहीं करेगी, जैसे कल धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए। देवेंद्र आप कुछ दिनों से वहीं पर ही मौजूद हैं, आपकी और बातचीत हुई होगी, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी का अगर कोई चेहरा बनता है, प्रधानमंत्री मोदी तो बीजेपी का चेहरा है, पूरे देश में चेहरा है, लेकिन अगर उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में कोई ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी का चेहरा बन सकता है आगे चल के? ये फिलहाल मुश्किल होगा निश्चित तौर पे। तो हम पिछले अगर अगले 2-3 साल की बात करें तो वहां पे नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है, जो केंद्र मंत्री हैं। देवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें बताते हैं। जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं वो भुवनेश्वर की है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ था एयरपोर्ट से, जो अब राजभवन होते हुए पहुंचेगा उस मैदान तक जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बीच हमने कई सारी चीजें देखी, प्रधानमंत्री कई जगह पर अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने जाके लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से उन्होंने हाथ हिलाकर उनसे मुलाकात भी की। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। भुवनेश्वर की सड़कों पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग मौजूद हैं और मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक अंदाज जो दिख रहा है, इस बारे में बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिंह साहब, प्रधानमंत्री मोदी का एक अंदाज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर,
तो इसका जो मैसेज पहुंच रहा है वहां पर लोगों तक, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जनता को कि अचानक प्रोटोकॉल तोड़ के पैदल टहलते हुए आ जाएं। हालांकि सिक्योरिटी पूरी रहती है। अभी आप देखिए जो गाड़ी चल रही है उसके ठीक बगल में एक दूसरी गाड़ी उनको पूरी तरह शैडो करती हुई, कवर करती हुई चल रही है, तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं होती है। और ये एक बड़ा जनता को अच्छा लगता है, खास करके उस जनता को जिसने नेहरू के बाद इस तरह के लीडर को, मुझे याद है कि नेहरू गए थे वहां पे तो गजब की उस समय वो थी जी। जब वो विजिट किए थे, लेकिन उसके बाद से आज तक मुझे याद नहीं आता है कोई बड़ा लीडर इस तरह का पब्लिक ओवेशन पाया हो जिस तरह मोदी जी पा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए एक नया चीज है कि मोदी ऐसी शख्सियत उनके सामने खड़े होकर हाथ हिला रही है, ये उनके लिए इतना ही काफी है। सिंह साहब देखिए, यहाँ पर कांचा बज रहा है, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, पूजा वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। कांचा तो बहुत शुभ माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को शुभ मान रहे हैं वहां के लोग, कांचा बजा के स्वागत कर रहे हैं। शुभ माना जा रहा है और ये इंडिकेशन है कि वहां की जनता काफी बदल रही है। और इसके पीछे देखिए संघ का बहुत बड़ा काम है। पिछले 15-20 साल से संघ ने वहां पे खास करके ट्राइबल एरियाज में जो पैरेलल काम किया है नक्सलाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो अपने आप में काफी बड़ा रहा है। और इवन सिटी एरिया में भी आप देखिए जो लोकल इलेक्शंस अभी हुए थे उसमें जितना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, वो एक शो करता है कि कहीं ना कहीं संघ का वहां पेनिट्रेशन हिंदुत्व के लेवल पे काफी बड़ा है। और ये जो आप पब्लिक ओवेशन देख रहे हैं उसके पीछे वो कारण है काफी बड़ा है। मोदी की अपनी इमेज है, ये तो है ही है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल में लेफ्ट को लेके एक तासीर है वहां की लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ जाने की, लेकिन उड़ीसा में ये तासीर नहीं है। लिहाजा तमाम नक्सलिज्म आया लेकिन वो जंगलों में आके रह गया, शहरों में नहीं आया। उड़ीसा में आपने देखा होगा कम्युनिज्म नहीं आया। तो इसके पीछे ये कारण है कि बीजेपी के लिए वो पोटेंशियल है जिसको बीजेपी और अमित शाह ने समझ लिया है, और यही वजह है कि वहां पे आज कार्यकारिणी हो रही है। सिंह साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर संघ ने काम किया है ट्राइबल एरियाज हर जगह पे, तो आपको लगता है जितना काम हुआ है और जो रिजल्ट अभी देखने को मिला है स्थानीय चुनावों में, वो 2019 में भी उस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा? 21 सीट है, कितना कुछ कर सकती है? नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। ये 2 दूनी 4 नहीं होता है, बल्कि ये इससे ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक ओवेशन आप देख रहे हैं, इसके बाद बीजेपी वहां रुकेगी नहीं। वहां पे राम माधव और ये सारे लोग एक अपना बेस बनाना शुरू कर देंगे। और उड़ीसा सिर्फ इसलिए नहीं, उड़ीसा में जब पूरब में ये मैसेज आएगा कि उड़ीसा भी जीत लिया, आपको याद होगा अशोक ने कलिंगा जीता था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बड़े कॉस्ट पे जीता था। यहाँ पे कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगी और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना होगा। ये वो इलाका है जहां के रीजनल लीडर और कांग्रेस यही तो रहे हैं। बीजू पटनायक से ये शुरू होता है सिलसिला, लेकिन आज ये बिल पहली बार बदला है कि बीजेपी का ये पब्लिक ओवेशन मिल रहा है। ये एक मैसेज होगा ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं थी, साउथ ईस्ट में खास करके, और उसी तरह साउथ में भी बहुत अच्छा नहीं थी। तो साउथ ईस्ट में ये पहली बार होगा कि बीजेपी अपना एक पैर जमाएगी और ये मैसेज के टर्म्स में काफी बड़ा होगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेश जी, आपका भी स्वागत है। पुष्पेश जी, एक बात कही अभी अंकित सिंह साहब ने कि जिस तरह से कलिंगा जीता था अशोक ने, हालांकि उसमें बहुत रक्तपात हुआ था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन यह भी हुआ था कि जब अशोक ने जीत लिया था कलिंगा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, शांति को अपना लिया था। तो जो पूरब का जो द्वार है, अगर बीजेपी इसको कॉन्कर कर लेती, इसके बाद मान लिया जाएगा बीजेपी ने पूरे भारत पर अपना राज कर लिया, यही क्या होने जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है सिंह साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ, मगर मुझे लगता है जब हम मिथकीय चीज़ों को याद करते हैं तो 2-4 और चीज़ों को याद करें। मोदी को या भाजपा को सैन्य बल से अशोक की तरह कलिंग पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीधी बात यह है कि वहाँ की जो उड़ीसा की ज़मीन है वो भाजपा के लिए तैयार है। आप यह ना भूलें कि वहाँ जगन्नाथ का संप्रदाय है और जगन्नाथ का जो मंदिर है उसका। पुष्पेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतर चुके हैं, वहां पर मौजूद लोगों के साथ मिल रहे हैं। आप देखिए, वो सड़क पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भी साइड में फुटपाथ पर लोग खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए, उनसे जाकर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। आप देखिए, वहां पर एक महिला ने उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया है। उन सभी से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री के पांव छूते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा, हमने पिछली बार भी देखा था किस तरह से महिलाओं को पैर छूने नहीं देते हैं, तो उन्होंने उनसे जो भी उनके लिए फूल लाया गया है उनको वो स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज देखने को मिल रहा है हमें भुवनेश्वर की सड़कों पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर
लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं रोड शो के दौरान। और इस बारे में बात करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से, जो कि भुवनेश्वर में मौजूद है। देवेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा है ये अंदाज? निश्चित तौर पर लोग तो बेहद गदगद हैं और हमारे पीछे भी जो लोग खड़े हैं लगातार आपसे थोड़ी देर पहले मोदी मोदी के नारे ही लगा रहे थे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए कितनी गंभीर चुनौती होती है। लगभग 3000 पुलिस बलों को तैनात किया गया है इस बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए। इसके अलावा सीआरपीएफ की 2 प्लाटून यहाँ पे लगाई गई है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इस प्रकार की सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद अगर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे प्रोटोकॉल तोड़कर और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक तरह से लोगों से संपर्क करने की उनकी इच्छा रहती है और वो कर रहे होते हैं, तो सुरक्षा बलों की चिंताएं कितनी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज है और वो अंदाज स्वाभाविक भी है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि भुवनेश्वर की सड़कों पे इस प्रकार का ह्यूमन चेन देखकर निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी गदगद हुए होंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से उन्हें ये फीडबैक भी दिया जा रहा था कि अगला जो राज्य है, जो बड़ा राज्य है जिस पे आप लोग बेहतर करेंगे, उनमें से एक उड़ीसा है। आपको बताऊं कि अमित शाह ने ऐसे 7 से 8 राज्यों का चयन कर रखा है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में बेहतर नहीं की थी और इस बार अगले लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदें हैं कि वहां पे वो बेहतर करेंगे विधानसभा के साथ साथ। जी देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटते रहेंगे यही जानने के लिए कि आखिर भुवनेश्वर की सड़कों पर किस तरह से ये हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसका क्या असर जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि ये राजभवन की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन पहुंच चुका है, इसके बाद फिर से ये काफिला यहां से निकलेगा। और आपको बताएं 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से रोड शो शुरू किया। कई जगह पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा, वो गाड़ी से बाहर उतरे, लोगों से जाके मुलाकात की। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी, कई वहां पर मौजूद महिला कार्यकर्ता थी, जो आम लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को गुलदस्ते भेंट किए, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन पहुंचा है। इसके बाद प्रधानमंत्री को आगे भी निकलना है, जिसके हम जिक्र कर रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है। तो एक जो तस्वीर नजर आ रही है प्रधानमंत्री की, ये बताने के लिए काफी है कि जो मनोबल है बीजेपी का वो उड़ीसा में कितना मजबूत है। और हम रुक करेंगे, हमारे 2 वरिष्ठ गेस्ट हैं हमारे साथ। पुष्पेश पंत जी हैं, राजनीतिक जानकार हैं, और साथ में हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेश जी, आपसे बातचीत हो रही थी, थोड़ा सा हिस्ट्री का अगर बात करते हैं, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक नई हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है? क्योंकि उड़ीसा में अब तक जो हिस्ट्री रही है वो कांग्रेस की रही है या तो उसके बाद पटनायक की रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जब कांग्रेस की हिस्ट्री रही है तब कांग्रेस का एक पार्टी का आधिपत्य इस देश की राजनीति में था। उसके बाद जब पटनायक साहब का रहा है तो तब फिर उनकी एक क्षेत्रीय स्थानीय करिश्मा पार्टी और करिश्माई व्यक्तित्व दोनों का फल उड़ीसा की राजनीति में उनके आधिपत्य को मिला है। मगर यदि आप ऐतिहासिक मिथकी पृष्ठभूमि को देखें, आप कलिंग विजय की बात कर रहे थे, तो ये न भूलें कि उड़ीसा की जमीन भाजपा के लिए तैयार है। यहाँ जगन्नाथ है, यहाँ पुरी का एक धाम है और पुरी का धाम अनायास जुड़ता है मोदी की जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात से, जो यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न देखा था और जो कृष्ण के अवशेष लाकर काट की एक मूर्ति बनाई गई थी जो नवकलेवर कलेवर में दोहराई जाती है। तो एक सीधा नाता समुद्र के पथ से द्वारका का और जगन्नाथ के धाम का है। यहाँ जगन्नाथ के भक्त रहते हैं, यहाँ जयदेव विद्यापति के भक्त रहते हैं, यहाँ बंगाल से आए चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। तो मुझे लगता है कितने नाते ऐसे हैं जो हिंदू सांस्कृतिक जनमानस को, हिंदुत्व की बात ना करें, इस देश की जो सांस्कृतिक एकता है, उड़ीसी नाच है, विद्यापति की कोमलकांत पदावली है, चैतन्य महाप्रभु के भजन है, जो मंदिर है उनका स्थापत्य है, वो कोणार्क हो या लिंगराज हो, वो अनायास जोड़ते हैं पुरी को। यहाँ पुरी के मठ के शंकराचार्य, बद्रीनाथ के मठ के शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ के भी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा के लिए वो कठिनाई नहीं है जो सैन्य बल से उड़ीसा के जनमानस को जीतने की है। और एक बात और आप याद रखें कि उड़ीसा अपने समुद्र तट के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है। तो जो देश हैं वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, यहाँ एक बाली यात्रा का वार्षिक अनुष्ठान होता है। और सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाजपा ने वर्षों से जो श्रम आदिवासी अंचल में किया है, भले ही उन्होंने बिल्कुल इसी पर ही बात करेंगे पुष्पेश जी, इसी पर ही बात करेंगे कि जो भाजपा ने लगातार जो काम किया है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।
तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मिशन ओडिशा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भुवनेश्वर में है, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले रोड शो किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हालांकि आसपास सिक्योरिटी उनकी है, लेकिन कई जगहों पे आपको तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले, उनसे उन्होंने तोहफे भी कबूल किए, जिसमें प्रधानमंत्री को गुलदस्ते दिए गए और बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद रहे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 तस्वीरों में प्रधानमंत्री राजभवन भी पहुंचे, जहां पर राजभवन में उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, इसके अलावा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राजभवन में ही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री फिर से निकलेंगे और बताया जा रहा है कि रोड शो करते हुए पहुंचेंगे उस मैदान तक जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, यानी बैठक चल रही है बीजेपी की। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह मिशन ओडिशा है, टारगेट है 2019 का। 2019 में आपको बताया लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे का किस तरह से वो इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाकर वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके 2019 में। आपको बताएं कि हाल ही में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहां पर स्थानीय चुनाव हुए थे ओडिशा में, जहां पर 800 के करीब सीटें होती हैं, जिसमें जिला परिषद है, इसके अलावा ग्राम पंचायत है, और बीजेपी ने करीब 300 सीटों पर जीत हासिल की। तो जिस जगह पे पार्टी का कुछ भी नहीं था जनाधार, लेकिन पार्टी ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे नंबर पर अपने आप को काबिज किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज जब वहां पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बड़ी तादाद में सड़कों पर लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी लोगों का अभिवादन किया, प्रोटोकॉल को तोड़ा और लोगों से जाकर वो मिले। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है, जिसमें अहम मुद्दा रहेगा 2019 का। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। आपको बताएं मई में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, ठीक उससे पहले ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसके अलावा 2019 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 2019 से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो हमने वाराणसी में भी देखा था, लेकिन इस तरह का रोड शो आपने नहीं देखा होगा, जहां पर गाड़ी अपने पूरे रफ्तार पर है, रेंज रोवर, लेकिन प्रधानमंत्री उसके दरवाजे को खोलते हुए वहां पर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का एक अंदाज आप देखिए, गाड़ी की स्पीड भी कम नहीं है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी गाड़ी, और उस पर ही प्रधानमंत्री दरवाजा खोलकर गेट पर खड़े हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए लगातार जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए नजर नहीं आए हैं। तो एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का भुवनेश्वर में, और लोगों ने भी खूब इसको पसंद भी किया है। और इसी बारे में जानेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से, जो मौजूद है भुवनेश्वर में। देवेंद्र, जिस तरह से हम लगातार हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, एक अलग अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अब इसके बारे में लोगों का क्या कहना है? ज्यादा लोगों से का ये मानना था कि हाँ वो नरेंद्र मोदी के करिश्मे से पहले से ही प्रभावित हैं, और अगर इस तरह से नरेंद्र मोदी का रोड शो अगर हो रहा है तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी बात है। और यही चीज है जो कि बीजेपी को उत्साहित कर रही है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि प्रदेश के अगर नेताओं की बात करें तो वैसा कोई चेहरा नहीं जो कि नवीन पटनायक के कार्ड के तौर पर बीजेपी पेश कर सके, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी अभी तक पीएम बनने के बाद हर साल यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस समय तमाम धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना था कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है नरेंद्र मोदी एक तरह से उड़ीसा को एक प्रयोगशाला के तौर पे देखते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिहाज से, और उसी मोमेंटम को देने के लिए आप बीजेपी की रणनीति देखें, अमित शाह की रणनीति देखें, तो हर राज्य में जहाँ पार्टी पहले मजबूत नहीं रही है और वहां जब अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है तो उसमें एक माहौल बनाने की पूरी जद्दोजहद होती है। और इस कार्यकारिणी के मार्फत, नरेंद्र मोदी के रोड शो के मार्फत, नरेंद्र मोदी कल जब बोलेंगे, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखें तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी 2 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से माहौल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। और पार्टी का उत्साह तब चरम पे पहुंचा जब पिछले पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी आप देखें तो संगठन के लिहाज से बीजेपी को कई काम करने होंगे, खासतौर पर कोस्टल एरिया में पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन उन सारी चीजों के लिए एक माहौल की जरूरत थी और शायद अब बीजेपी को वो माहौल उड़ीसा में मिलता नजर आ रहा है। जी देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट भी लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीति के बड़े जानकार पुष्पेश पंत साहब, और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब भी है। रुख करेंगे पुष्पेश जी का। पुष्पेश जी, जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि चेहरा मोदी जी का है और मोदी जी के चेहरे के सहारे बीजेपी अपना मिशन 74
जो कि विधानसभा के लिए है, और साथ ही जो 21 लोकसभा सीटें हैं 2019 में, उसे भी पाने की कोशिश करेगी। कितनी कामयाब होती आपको दिखेगी? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें कामयाबी में बहुत कष्ट भाजपा को नहीं होना चाहिए। जैसा मैं पहले कह रहा था कि उड़ीसा की भूमि तैयार है भाजपा के स्वागत के लिए कई कारणों से। जैसा सिंह साहब ने इशारा किया, बहुत स्पष्ट कहा था कि आज नवीन पटनायक की उम्र और स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि वो आने वाले वर्षों में नेतृत्व अपने करिश्माई व्यक्तित्व का और अपनी बेदाग छवि का अपने राज्य को दे सके। उनके बाद पार्टी में भी कलह होगा, उनके बाद पार्टी में उत्तराधिकार और विरासत को लेकर भी दिक्कतें होंगी, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और जो उड़ीसा की भू राजनीतिक स्थिति है, यदि उसे आप याद रखें तो विभाजन के पहले वो अंग्रेजी औपनिवेशिक शासनकाल में बंगाल का हिस्सा थी, और उसका एक छोर जो नक्सल उपद्रवग्रस्त है जी, वो मिलता है छत्तीसगढ़ से। एक और हिस्सा है जो मिलता है आंध्र प्रदेश की सरहद से। और इन इलाकों में, वनवासी इलाकों में, नक्सलवादियों के खिलाफ, ईसाई धर्म प्रवर्तकों के खिलाफ भाजपा और संघ के लोग निरंतर काम करते रहे हैं। तो इसका फायदा मिलेगा निश्चित रूप से भाजपा को। और कोई किसी चेहरे की तलाश उनको तत्काल नहीं है, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा आश्चर्यजनक चेहरा पेश कर सकती है जो हो सकता है बीजू जनता दल के विभाजन के बाद किसी धड़े से प्राप्त हो या कोई नया उदीयमान चेहरा हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लंबी दौड़ के घोड़े हैं सारे के सारे, कि उनको, हम लोगों को लगता है कि 2019 का चुनाव ही सर्वोपरि लक्ष्य भाजपा के लिए है। वो अपने आप में है, मगर मुझे लगता है भाजपा के सारे शीर्ष नेता मोदी, अमित शाह आदि इस बात को भली भांति जानते हैं कि उन्होंने भारत के जनमानस को जीतने में सफलता हासिल कर ली है। अब भले ही वो असहिष्णु उनकी छवि हो, उनकी छवि गैर जनतांत्रिक हो, मगर कुल मिलाकर हवा उनके पक्ष में बह रही है। तो वो 2019 से बहुत आगे की सोच रहे हैं। बिल्कुल। एनके सिंह साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा और डायनेमिक्स समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से उड़ीसा में है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कहां पर है? राजभवन में है, क्या निकल चुके हैं, और आगे का क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, अभी तक 15 से 20 मिनट उनको राजभवन में क्योंकि बिताना था, तो अभी राजभवन के अंदर ही हैं। अब थोड़ी देर बाद राजभवन से वो निकलेंगे और वहां से ठीक सामने की जो सड़क जाती है वो सीधे जनता मैदान जाती है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है जनता मैदान पहुंचने का, जहाँ पे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। वहां पे पीएम जाएंगे और 5 बजे कार्यकारिणी की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन के साथ। उससे पहले पीएम मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस तरह का प्रोग्राम रहेगा आज की अगर प्रमुख चीजों की बात करें तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन होगा। उस संबोधन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पार्टी के पिछले परफॉर्मेंस, पिछले 3 महीने का जो कामकाज रहा, 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे रहे, इन सारी चीजों पे एक रिपोर्ट रखेंगे। साथ ही साथ आगे की कार्य योजना क्या होगी इसे वो बताएंगे। उसके बाद उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के संगठनात्मक मसलों पर चर्चा होगी और उन मसलों के साथ साथ फिर एक राजनीतिक प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। हालांकि वो निर्भर करेगा इस बात से कि जो संगठन के मसले हैं, राज्यों के मसले हैं, उड़ीसा सहित जो मसले हैं, उन पे चर्चा में समय कितना जाता है। कुल मिलाकर 2 प्रस्ताव बीजेपी को इस कार्यकारिणी में पास करने हैं। एक आज पास हो जाएगा, दूसरा कल होगा। 6:30 बजे के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो संबोधन अपना कर दिए रहेंगे, उसके बारे में मीडिया को बताया जाएगा कि अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, क्योंकि ये इंडोर बैठक है। जी देवेंद्र, एक खबर यह भी आ रही है कि जो यूपी में जीत मिली है बीजेपी को, जो ऐतिहासिक जीत मिली थी, उस पर कुछ प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ है आज या कल होने वाला? 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं और जिस प्रकार से पार्टी को सफलता हासिल लगी, उसमें ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन होगा। सिर्फ यूपी को लेकर ऐसा नहीं दिखाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश छाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी के कार्यकारिणी स्थल के अंदर की जो सजावट की गई उसकी अगर बात करें तो योगी के चेहरे 2 या 3 जगह अलग से लगाए गए हैं। तो वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जीत बीजेपी किस प्रकार से कितना ज्यादा महत्व देती है। खुद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर 3 बजे के लगभग भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और कल शाम तक यहाँ पर रहेंगे। जी, तो योगी आदित्यनाथ के अलावा बताया जा रहा है कि और भी 13 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो पिछले 37 सालों में बीजेपी की इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल कार्यकारिणी नहीं हुई थी। देश की लगभग 60% आबादी पे बीजेपी का अभिशासन है, उन आबादी वाले हिस्सों पे। और प्रधानमंत्री बीजेपी के, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लगभग 40 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पावर पॉइंट के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के इतिहास में वाकई में ऐतिहासिक जीत यूपी में हासिल की है और एक और इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है। लगातार हम बने हुए हैं बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन ओडिशा, प्रधानमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में राजभवन से अब निकल चुका है और अब यह काफिला पहुंच रहा है जनता मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी
का काफिला किस तरह से एयरपोर्ट से जब निकला तो उन्होंने रोड शो किया, वो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्पेश पंत जी, जो कि राजनीति के बड़े जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब। सिंह साहब, एक सवाल जो हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी को माना जाता है कि वो उसके जो मेन वोटर्स है वो हिंदू है, हिंदूवादी छवि है बीजेपी की, लेकिन अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर 93% जो है ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदुओं की है, तो अब तक बीजेपी ने अपनी पर बात करते हैं कि उड़ीसा में क्यों नहीं हो जमा पाई अपनी कदम पिछले। अमित, आपके सवाल का एक काउंटर जवाब है, उसी में इसका आंसर भी है जी। देश में 80% हिंदू है और आज से नहीं है, पिछले हजारों साल से है, कम से कम 1000 साल से का तो इतिहास बता ही रहा है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी 25% क्यों वोट पाती रही और लास्ट में 2009 तक आते 18.6% हो गया। ये तो मोदी जी आए तो 31% हुआ है, वो भी फिर भी 80% नहीं हुआ। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो करने के स्टेजेस होते हैं, वहां पे संघ ने काम किया, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज काफी कुछ जो परिवर्तन करा रही थी उसको लेके हिंदू वर्ग नाराज हुआ। देखते देखते उनको एक पॉलिटिकल आउटलेट मिला जो कांग्रेस के टाइम में नहीं मिलता था। जब जैसे जैसे ये हिंदू कंसल्टेशन हुआ और उनको एक आउटलेट मिलने लगा बीजेपी के रूप में और संघ के रूप में, तो उन्होंने अब अपना चेंज किया है। और अब ये मान लीजिए आप कि अगर ये बीजेपी आज जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है ये अब ये परमानेंट हो गया है, फिलहाल ये रहेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में रहने का मतलब हुआ कि तो इसी पर एक जवाब हम लेना चाहेंगे पुष्पेश जी से। पुष्पेश जी, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ सिंह साहब से। मुझे लगता है कि एक जो राष्ट्रीय जागृति का आयाम होता है वो उस चेतना में कहीं धर्म है, कहीं संस्कृति है, कहीं अपनी पहचान है। और आज भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का जो प्रचंड अभियान कांग्रेस के राज में चलता रहा था उसका छद्म पक्ष उजागर हो चुका है मुसलमानों के लिए भी। स्वयं उन्हें लगता है कि उनका हित साधन, उनके हितों की रक्षा भी उस धर्मनिरपेक्षता के दौर में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को लगता था अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा है। आज वो स्थिति उड़ीसा में नहीं सर्वत्र है और लोगों को लगता है उड़ीसा में तो बल्कि पुष्पेश जी ये है कि वहां पे मुसलमान नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का बोलबाला इतना है कि उसको लेके हिंदू में एक कंसल्टेशन बना। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो मैं पहले कह रहा था कि जो धर्म की दृष्टि से 4 हिंदुओं के धामों में से एक स्थान हो, जिसका सीधा नाता द्वारका से जुड़ता हो, जिसका उत्तरांचल में बद्रिकाश्रम में जोशी मठ से जुड़ता हो, ये इस सब को अनदेखा करके आदमी सोचे कि वहाँ हिंदू पार्टी का प्रभाव नहीं होगा, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। पुष्पेश जी, लेकिन एक बात ये कहना पड़ेगा कि जो NK सिंह साहब ने भी बोला था कि पूरे देश में अगर 80% हिंदूज हैं तो बीजेपी को क्यों 25% वोट मिलता रहा। तो अगर अब उनको वोट मिल रहा है तो इसकी वजह शायद यही रही है कि जो हिंदू वोटर्स है वो धर्म को देख के वोट नहीं देते हैं, विकास को देख के, या फिर जो वोटर्स है सिर्फ विकास को देख के वोट देते हैं। तो अब तक जो वोट मिले, अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो बीजेपी को जो भी वोट मिल रहे हैं विकास के लिए मिल रहे हैं। एक ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें दोनों चीजें हैं। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो करती है उसमें शिक्षा का, पर कैपिटा इनकम का, लॉजिक पावर डेवलप करने का सबका योगदान होता है। आज विकास एक बड़ा मुद्दा है और लग रहा है कि विकल्प कोई है नहीं। कांग्रेस को देख लिया है, कांग्रेस में कंप्लीट शून्यता है, लीडरशिप को लेकर शून्यता है, परफॉर्मेंस को लेकर लोग जानते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में मोदी का एक चेहरा, बीजेपी का संगठन, संघ का बैकअप, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जनता को जो बुरी तरह से करा रही है विकास को लेके, उसको ये साफ साफ NK सिंह साहब, आप इसी पर हम चर्चा आगे करेंगे। तस्वीरें दिखा दें, ये तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जहां पर आप देख सकते हैं कि अरुण जेटली साहब नजर आ रहे हैं, वित्त मंत्री भारत के। और इसके अलावा देख सकते हैं आप बड़े तमाम जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो सब मौजूद है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की, जहां पर योगी आदित्यनाथ से अब मुलाकात की है अरुण जेटली ने। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन अहम रहने वाला है मिशन 74 जो उड़ीसा विधानसभा में जीत के लिए चाहिए, और दूसरा है 2019 लोकसभा जिसमें 21 लोकसभा की सीटें हैं उड़ीसा की, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 1 ही सीट मिला था। कोशिश होगी अब ज्यादा से ज्यादा सीट ले जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो की, प्रधानमंत्री मोदी की ये गाड़ी है रेंज रोवर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सामने बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और इस वक्त उनका काफिला अब पहुंच रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी जहां पर चल रही है जनता मैदान। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। वेंकैया नायडू और उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंच चुके हैं।